Hello students, in today's video we will try to understand certain special types of functions. Okay, in previous video we have explained the definition of function and how it is related to a relation and certain terminologies related to a function like domain, codomain and range. And now it's time to see uh, different types of functions. Okay, so in this connection the very first topic, that is polynomial function. Polynomial function. Students, you know the term polynomial from your lower classes, and you have a good idea about polynomial. So polynomial functions is any polynomial that can be written like f of x is equal to a n x power n plus a n minus 1 x power n minus 1 plus dot 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 plus a2x square plus a1x plus a0. This is known as polynomial function, or you can say a function f from real to real. Fx is equal to ax power n, an minus 1 x power n minus 1 plus a0. Okay, here this can also be written as a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus an x power n. Polynomial functions can be represented in both the ways. दोनों तरीके से लिख सकते हैं. But here the function is represented as the descending power of x. That is why descending power of x. That is why this is known as standard notation of a polynomial function. Okay, you can take a certain example like fx is equal to 5x power 5 minus 7x cube plus x square minus root 15. What is the highest power of a variable? How many variables are there? Only one, that is x. And what is the highest power of variable? सबसे बड़ी पावर और सबसे बड़ी डिग्री क्या है यहाँ पर? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस इज n. हाईएस्ट पावर n है. यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 5. तो जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है, अब मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, इसको जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर मान लीजिए वो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया तो केवल आप इसलिए क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी की मीनिंग आपको नहीं पता है, और आप मीनिंग जान रहे हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है. तो जो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वाला टर्म होता है उसको बोलते हैं लीडिंग टर्म. ये क्या हो गया? लीडिंग टर्म. यहाँ पे हो गया ए एन एक्स पावर एन, और यहाँ क्या हो गया? ए लीडिंग टर्म हो गया. और लीडिंग टर्म में एक्स पावर एन का कोफिशिएंट क्या है? ए एन. तो इसको बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट. लीडिंग कोफिशिएंट ए एन. यहाँ क्या लीडिंग कोफिशिएंट होगा? यहाँ पे हो जाएगा 5, क्योंकि लीडिंग टर्म है x पावर 5. ठीक है.
अब देखिए यहाँ पे x पावर 4 और x वाला टर्म नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो है 5 3 2, लेकिन 4 नहीं है। x पावर 4 ऐसा हो सकता है कि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन हो सकता है कि जिसमें कुछ सीक्वेंस में अगर हम चले तो कुछ टर्म मिस हो। यहाँ पे x पावर 4 वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, इससे पहले होगा a3x³ ये होगा, तो a3x³ को बोला जाएगा क्यूबिक टर्म ऑफ दिस फंक्शन, और इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक टर्म ऑफ दिस फंक्शन, और इसको बोला जाएगा a1x को लीनियर टर्म ऑफ दिस फंक्शन, और a0 कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर a0 को हम लिख सकते हैं a0 इज इक्वल टू a0 इंटू x पावर 0, x पावर 0 मतलब 1, तो इसलिए यहाँ पर x का पावर क्या है 0, तो ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि ये वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और an माइनस 1 डॉट 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 a3 a2 a1 ये सब क्या है, ये सब है रियल कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल, जो अलग अलग कोफिशिएंट इसमें अपीयर हो रहे हैं, तो वेरिएबल जो अपीयर हो रहे हैं उनके कोफिशिएंट हैं, और इनको बोलते हैं रियल कोफिशिएंट, ठीक है। देखिए अब एक चीज ये जान लीजिए कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो गया, तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे हो गया आपका x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 माइनस रूट 7x³, ये इतना हो गया मान लीजिए। तो यहाँ पर लीडिंग टर्म कौन है, x पावर 5, और इसका कोफिशिएंट कौन है 1, तो इसलिए मोनिक पॉलिनोमियल हो गया, मोनिक पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो आप ये जान गए कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया, जैसे इसको मान लीजिए, इसमें बोल रहा है कि राइट डाउन द क्यूबिक टर्म ऑफ दिस फंक्शन, तो माइनस 7x³ ये हो गया, और राइट डाउन द क्वाड्रेटिक टर्म, तो x² हो गया, एंड व्हाट विल बी द लीनियर टर्म 0, क्योंकि यहाँ है ही नहीं है, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू x, 0 हो गया। या कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म पूछा जाए तब भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन, क्योंकि फंक्शन को पहले तो ये जान लीजिए दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो होता है रूल और दूसरा होता है ग्राफ। We can represent any function by writing the rule, किस रूल से हमको फंक्शन गवर्न हो रहा है, और दूसरा तरीका फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का होता है ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर रूल तो यही हो गया, ये रूल आपने लिख दिया कि अगर इस फॉर्म का कोई है, इसमें कोई मिस भी हो सकता है, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी गलत नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि डिसेंडिंग है। तो आपने रूल तो लिख दिया, ठीक। अब फंक्शन को तब आप डिफाइन माना जाएगा कि आपने डिफाइन किया है व्हेन यू आर राइटिंग द डोमेन एंड रेंज। सो व्हाट विल बी द डोमेन, देखिए डोमेन में फंक्शन में सोचना और विचारना वहां पे होता है जहां पे डिनोमिनेटर का कोई टर्म हो। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सबका 1 है पूरा, तो डिनोमिनेटर की कोई बात नहीं है। दिस मीन्स दैट फॉर एवरी रियल x दिस फंक्शन इज डिफाइंड, x का कोई भी रियल वैल्यू रखिए, ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया रियल, और रेंज क्या हो गया, रेंज के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना तय है कि जो भी रेंज आएगा वह कोई न कोई रियल या रियल का सबसेट होगा। तो
तो आइदर आर और एनी सबसेट ऑफ आर, क्योंकि फंक्शन आर से आर डिफाइन है। देखिए, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, इसका मतलब क्या होता है, साथ साथ टर्मिनोलॉजी भी समझते चलिए कि जो नोटेशन लिखा गया इसका मतलब क्या। इस आर टू आर का मतलब ये आर क्या है, डोमेन, और ये आर क्या है, कोडोमेन। ये रेंज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एक कोडोमेन है। तो ये तो डोमेन हो गया और एक कोडोमेन हो गया। तो कोई फंक्शन, अगर मान लीजिए कि हमको कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया गया और उसका हमको डोमेन, हमको पता है कि डोमेन में नहीं सोचना है, किसी भी रियल के लिए वो डिफाइन होगा, लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज नथिंग कैन बी सेड अबाउट द रेंज, बट this is sure that whatever the range you will find will be any subset of real or real itself, या तो हो सकता है पूरा का पूरा रियल मिल जाए या रियल का कोई सबसेट मिले, ठीक है। तो जो रियल का सबसेट मिलेगा तो उसका सुपर सेट क्या होगा, रियल, इसका मतलब कोडोमेन क्या हो गया, रियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जितनी बातें मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे वीडियो में, आप पॉज करके नोट्स बनाते चलेंगे साथ के साथ। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए fx इज इक्वल टू a0, याद करिए लास्ट वाला टर्म जिसमें कि वेरिएबल नहीं था। fx इज इक्वल टू a0, a0 इज सर्टेन नंबर, एनी रियल नंबर। तो अब यह किस तरह का फंक्शन हो गया, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x 0 है, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, कोई भी आप रखिए, x सबके लिए डिफाइन है, तो डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया r, और इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन, बताइए। अगर fx इज इक्वल टू a0 है, इसको जरा एग्जांपल लेके देखिए, fx इज इक्वल टू मान लीजिए 4, fx इज इक्वल टू 4, ठीक है। a0 की वैल्यू मान लीजिए 4 थी, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब कोई भी रियल नंबर यहाँ रख सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे सपोज करिए, और रेंज ऑफ फंक्शन ये बताना है, इसका मतलब ये हो गया कि f0 क्या होगा, 4, इसका मतलब यह भी हो गया कि f-1 क्या होगा, 4, इसका मतलब यह भी हो गया कि f1 क्या होगा, 4, इसका मतलब यह भी हो गया f-2 क्या होगा, 4। मतलब x कुछ भी रखिए वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि x तो यहाँ है ही नहीं, तो कांस्टेंट हो गया। यानी अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पर आप लिखते जैसे 0 1 -1 1 -2, और मान लीजिए इस तरह का बना देते, और यहाँ पर 4, तो 0 से भी, -1 से भी, 1 से भी, 2 से भी, ये बन गया। इसका मतलब केवल एक इमेज मिल रही है फॉर ऑल एग्जिस्टिंग 3 इमेजेस। तो यहाँ x लिख रहे हैं और x बिलोंग्स टू r, डोमेन तो r हो गया, तो रेंज क्या हो गया, रेंज हो जाएगा इसका 4। ये सही है इस तरह से लिखना, नहीं, रेंज एक सेट का नाम है, तो सेट नहीं है, आपने एलिमेंट लिखा है। तो देखिए एग्जाम में ऐसे स्टूडेंट गलती करते हैं, केवल 4 लिख के आ जाते हैं, तो ये आपको बहुत बताया गया है। तो रेंज क्या हो गया, 4। अब चूंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म था, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन की यह डिफिनेशन हो गई, ये रूल आपने बता दिया। और रेंज क्या हो गया, a0, ये रेंज हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि हर फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हैं,
ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सर्टेन एग्जाम्पल लेंगे और सुटेबल एग्जाम्पल जिसका ग्राफ आराम से बना सकें। यहाँ ये 0 की वैल्यू हमने 4 लिया था, 0 पे क्या था, यह आपका x और यह आपका y। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं, जनरली हम लोग जो कोऑर्डिनेट एक्सेस को जो हम लोग डिनोट करते हैं x और y से, ठीक है, तो आप बहुत जगह देखेंगे बुक में यहाँ पे स्मॉल x की जगह कैपिटल X भी लिखा रहता है और इस y की जगह कैपिटल Y भी लिखा रहता है। बहुत सारे मतलब नोटेशन में आपको यहाँ कैपिटल मिलेगा, ठीक है, लेकिन एज पर द थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स और क्लासिकल मैथमेटिक्स स्मॉल यहाँ लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलत कैपिटल लिख देंगे तो मार्क्स आपका कट जाएगा, क्योंकि यहाँ आप उस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, यहाँ आपके केवल ग्राफ बनाना है। लेकिन साथ साथ मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहा हूँ। यहाँ कैपिटल लेटर नहीं लिखना चाहिए, कैपिटल X और कैपिटल Y, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा, इस स्टेज पर आप 11th क्लास में आ गए हैं कि जो कैपिटल लेटर होता है, आप याद करिए ट्रायंगल में जब आप बनाते थे ट्रायंगल ABC PQR, तो उसमें ABC में कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C होता था। वह कैपिटल A क्या था, एक पॉइंट का नोटेशन था, ठीक है, वर्टेक्स था, ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल उसके, तो वहाँ पे पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और लाइन को स्मॉल लेटर से। और ये एक्सिस है क्या, लाइन है, इसीलिए स्मॉल लिखते हैं यहाँ x और यहाँ y। ये भी लाइन है, रियल लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा हमने आपको शुरू में बताया था वीडियो में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बता रहे थे तो इसमें कार्टेशियन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे रियल नंबर लाइन को इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रखा गया है, इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए यहाँ एक्स वाई। ठीक है, अब आ जाइए अपने मेन टॉपिक पे। इसका ग्राफ कैसे बनाना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स आप कुछ भी रखते जाइए, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, वो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और आपको पता है 0 पे 4, तो मान लीजिए यहाँ x 0 था और यहाँ पे मान लीजिए 4 है, 4, तो 0 पे 4 एक पॉइंट मिल गया। -1 यहाँ है मान लीजिए, तो -1 पे भी 4, और 1 यहाँ है, 1 पे भी 4, फिर -2 यहाँ है मान लीजिए यहाँ भी, तो ये मिल जाएगा कुछ कुछ इस तरह की लाइन। और ये लाइन क्या हो जाएगी, एक 4 है, तो ये लाइन क्या हो गया, इतना y इज इक्वल टू 4। आपको जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाएगा तब वहां बताएंगे कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 4। अगर मान लीजिए यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू a0 होता तो ये हो जाता एफ एक्स इज इक्वल टू a0 और ये हो जाता a0, ठीक है, y इज इक्वल टू a0। अब यहाँ एक चीज ये देख लीजिए कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x तो यहाँ मिल गया हमको, एंड वेयर विल यू रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ fx, x के करस्पॉन्डिंग जो fx आएगा उसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, बट नेचुरली y एक्सिस पे। इसीलिए हम लोग fx को y कहते हैं बाई कन्वेंशन, क्योंकि x तो हमारा यहाँ आ गया इस पर, और fx कहाँ है, x को तो आपने यहाँ फिक्स कर दिया इस लाइन पे, इसके रेस्पेक्ट में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और fx इसके रेस्पेक्ट में यानी y एक्सिस में। इसीलिए हर जगह आप देखेंगे कि fx इज इक्वल टू y लिखा रहता है, ठीक। और इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन का क्या हो गया डेफिनेशन, बाय रूल fx इज इक्वल टू a0, और c भी आप लिख सकते हैं या k भी लिख सकते हैं। और डोमेन क्या हो गया, रियल, और रेंज क्या हो गया, यही वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है। और इसका ग्राफ इस तरह हो गया। अगर और ऐसा भी हो सकता था कि fx इज इक्वल टू -4, तो ग्राफ यहाँ आ जाता, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा, इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ। अब देखिए यहाँ से आप दूसरा, मान लीजिए
यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स में आप जो एक्स रखेंगे वही आपको एफ एक्स मिलेगा, यानी वही आपको क्या मिल जाएगा, वाई। एफ एक्स है क्या इनडायरेक्टली, यह है वाई। तो y इज इक्वल टू एक्स, इनडायरेक्टली आप यह कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल एग्जिस्टिंग प्री इमेजेस द इमेज विल बी इटसेल्फ, यानी ऑल द प्री इमेजेस विल बी द इमेज ऑफ इटसेल्फ, यानी प्री इमेज खुद की इमेज बन जाएगी। यहाँ आप, अब इसका मतलब क्या हुआ, f1 जो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे वही यहाँ हो जाएगा, f माइनस 1 यह हो जाएगा, सॉरी 1, f माइनस 1 माइनस 1, f0 0, f माइनस 2 माइनस 2, f। तो आपने यहाँ बना दिया। अब बताइए इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन में सोचना ही नहीं है, इसका डोमेन R हो जाएगा, ठीक है। क्या यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बिल्कुल है पॉलिनोमियल फंक्शन। सारे टर्म डिलीट हो गए, इसमें कौन सा टर्म है, a1x वाला टर्म है और a1 की वैल्यू हो गई 1, तो दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो डोमेन ऑफ f क्या हो गया, R, और रेंज ऑफ f क्या होगा, जो डोमेन वही रेंज, दिस विल बी आल्सो R। तो इसका मतलब कह सकते हैं इफ डोमेन इज इक्वल टू रेंज और प्री इमेज इज द इमेज ऑफ इटसेल्फ, प्री इमेज इज द इमेज ऑफ इटसेल्फ। तब ये हो गया क्या, अब इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे 0 पे 0, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, और -1 पे 1, तो मान लो यहाँ पे -1 था, तो -1 पे -1, यहाँ आ गया -1, ये आ जाएगा यहाँ, और 1 पे 1, तो यहाँ 1 था, तो यह आ जाएगा यहाँ, यानी इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये जो लाइन है यह ओरिजिन से पास हो रही है और x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, यह x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए ऐसे और यह थीटा होता, ठीक है, तो यह यहाँ से यहाँ तक क्या होता, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक k यूनिट होता along x, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन क्या हो जाता, एफ के इज इक्वल टू के, यानी y भी क्या हो जाता, k, तो यह भी k हो जाता, इतना। तो tan थीटा क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो k अपॉन k इज इक्वल टू 1, और tan थीटा किस थीटा के लिए 1 होता है, 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, या π/4। अब मान लीजिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ, राइट डाउन द नेम एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन whose graph makes an angle of 45 degree with the positive x axis, तो इसका मतलब क्या हो गया, यही वाला ग्राफ, और इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए हेडिंग में लास्ट में इसलिए दे रहा हूं कि पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए फिर उसका नाम जानिए। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी, आई से भी डिनोट करते हैं,
जो यहाँ हमने लिखा है DF ना, ये हो जाता है DI और यह हो जाता है RI, यानी रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, यहाँ ये हो गया। अब इसके बाद जो है यह देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से आपको यह, अगर यह दे देता, यहाँ अगर आपको यह दे दिया जाता, जैसे मान लीजिए fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तब क्या होता? तब भी क्या ये आइडेंटिटी होता? नहीं, यह आइडेंटिटी नहीं होता। ठीक है, यह क्या हो जाता? यह, इसको बोलते लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म का लिखा है ax प्लस बी, तो यह क्या हो गया? fx इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो ये लीनियर फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जिसमें x की पावर 1 है। और इसका ग्राफ किस तरह का होगा? अब आपने लिख दिया अगर x 0 है, तो क्या यह 0 से y भी 0 मिलेगा? हम fx को y लिख सकते हैं, इसका मतलब y इज इक्वल टू ax प्लस बी। और आप एक एग्जांपल ले लीजिए, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो क्या अगर आप x को 0 रख देंगे तो क्या आपको y 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो यहाँ x यहाँ y, कभी भी ग्राफ प्लॉट करना हो और आपको समझ में ना आ रहा है, इस तरह से टेबल बनाइए और x की वैल्यू रखते जाइए। यहाँ क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू -4 प्लस 3 -1, और अगर y इज इक्वल x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 7। अब आपको 3 पॉइंट मिल गए। अब आप आराम से ग्राफ बना सकते हैं। 0 3, अगर x 0 है तो y कहाँ है? 3। ठीक है, और -1 पे -1, यहाँ -1 है तो यहाँ -1, इतना मान लो ये। तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट मिल गए, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा, इस तरह का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये ग्राफ हो गया आपका 4x प्लस 3 का, ये ग्राफ हो गया यहाँ पे fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ये इस तरह का ग्राफ। अब यह देखिए, यहाँ पर डोमेन क्या होगा? डोमेन R, और रेंज क्या होगा? रेंज इसका रेंज भी R होगा, क्योंकि x या y कहीं पे इससे अलग नहीं हो रहा है। रेंज क्या होता है? y की वैल्यू रेंज होती है। और यह देखिए, इसको कितना भी प्रोड्यूस कर दीजिए नीचे, y इतना प्रोड्यूस होता जा रहा है, इधर भी। तो आप केवल ग्राफ देख के बता सकते हैं, और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्राफ दे देगा, कुछ भी नहीं देगा, कौन सा फंक्शन है क्या बोलेगा, यह ग्राफ जिस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका रेंज बताइए। तो वहाँ कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा कि कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी y ऐसा नहीं है कि कहीं y हमारा स्किप हो रहा है, और x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है और उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y की वैल्यू मिलेगी। तो रेंज भी क्या हो गया? R, क्योंकि यह y इतना बढ़ता जा रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y मिलता जाएगा। y कैसे पता करेंगे? जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर आप y पता करना है, तो y क्या हो जाएगा? ये, तो यह इतना इस x के लिए यह इतना y हो गया। अब आप यहाँ y पता करना चाहते हैं तो इतना y हो गया। बात समझ रहे हैं ना? इस x के लिए, x1 के लिए ये इतना y हो जाएगा, सबके लिए डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये वीडियो करीब 30 मिनट्स के आसपास का होने जा रहा है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपको कुछ और स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पॉज करके नोट्स बनाइए, रिवाइंड करके इसको
रिवॉच करिए वीडियो को, और मुझे लगता है कि आपका जहाँ तक बताया गया इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई रहता है तो आप कमेंट करके बताइएगा।